हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रैटेजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई आप स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों। आज आपको हम इनकम टैक्स की जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताए थे और इस वीडियो में भी आपको कुछ इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स में डेफिनेशन को समझेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या हम लोग को आज पढ़ना है, टॉपिक क्या क्या हम लोग कवर करते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें, अब तक पर्सन के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, एसएससी के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में असेसमेंट ईयर के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ साथ प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओवरऑल इनकम का सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में क्या डेफिनेशन है, टोटल इनकम क्या है, ग्रास टोटल इनकम क्या है, और लास्ट में लोग आपको बताएंगे कि ओवरऑल एग्रीकल्चर इनकम क्या है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके थ्रू आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, डेफिनेशन जो आपका है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पिछले वीडियो मैंने बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से दोस्तों एक लॉन्ग में क्वेश्चन आना तय है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स में आपका नंबर होगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ओवरऑल आज हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल ये इनकम का टर्म क्या है दोस्तों। ठीक है, ये इनकम का टर्म क्या है, लीजिए। अगर हम लोग बात करें तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है इनकम का डेफिनेशन दोस्तों। देखिए, मैं बार बार आप सोचते होंगे सर कभी कभी आप लिख के बताते हैं, कभी कभी आप वैसे बताते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, अगर लॉ आपको पढ़ना है, तो लॉ को लॉ के लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लॉ को अब लॉ के लैंग्वेज में एज पर सेक्शन जो भी रूल्स बता रहा है इनकम टैक्स प्रोविजन एक्ट 1961 में, उसके अकॉर्डिंग पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर उसको अपने लैंग्वेज में जिस प्रकार से आप इंटरप्रेट करना चाहें आप उसको समझ लीजिए। तो पहले इनकम टैक्स में इस इनकम जो वर्ड आपका है, इस इनकम वर्ड को पहले समझते हैं दोस्तों। नाम से स्पष्ट हुआ, देखिए ऊपर स्क्रीन पे आपके क्या है, सबसे ऊपर इनकम और टैक्स। क्योंकि जब तक इसकी बात नहीं की जाएगी, इनकम की बात नहीं की जाएगी, तब तक टैक्स की कोई बात नहीं आएगी। इसलिए पहले वर्ड को समझिए, टर्म को समझिए इनकम टैक्स प्रोविजन में कि इनकम का डेफिनेशन क्या रखा गया है दोस्तों। इनकम अगर हम बात करें तो किसी भी लिहाज से, चाहे अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन की बात हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या ओवरऑल इंसान के प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो इनकम देखा जाए, आय हिंदी में लोग बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसका एक टर्म है, एक बातें हैं जिसको एज पर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 24 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। इनकम देखा जाए तो किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी व्यापारी के लिए, व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ियों में से एक है। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ, पहले इसको लॉ लैंग्वेज समझते हैं। इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मैं आपको पहले ही बता दिया था, इनकम टैक्स में इनकम जो आपका इनकम टैक्स एक्ट में इनकम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मों में से एक है। एज क्या कर रहा है, क्या इनकम टैक्स चार्ज ऑन द इनकम टैक्स चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। कि एक व्यक्ति रियल में जितना भी पैसा कमाता है, जो भी उसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वह बिजनेस के थ्रू हो रहा है, चाहे वह कहीं जॉब कर रहा है, जॉब के थ्रू उसको इनकम हो रहा है, या उसके पास से मकान संपत्ति बहुत ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, उससे इनकम कर सकता है, किसी प्रकार का वो प्रोफेशन करता है, वहाँ से उसको इनकम मिल सकता है, किसी प्रकार का वो रियल एस्टेट का या कैपिटल गेन से इनकम करता है तो वहाँ से उसको इनकम प्राप्त हो सकता है, या फिर लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आपका हेड हमारा और है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब किसी तरह से कैसे भी कोई आप इनकम प्राप्त करिए, वह आपका वह इनकम की कैटेगरी में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। अगर बात करें तो मैं सभी प्रकार का जो भी मॉनेटरी फॉर्म में आपका पैसा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनका मतलब ऑल टाइप ऑफ सच मॉनेटरी नेचर का जो भी आपका कोई इनकम होता है, वह इनकम टैक्स की कैटेगरी में इनकम के टर्म में जोड़ दिया जाएगा। इसके इनकम टैक्स के
पूरे ओवरऑल इनकम टैक्स के इतिहास में इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें इनकम का कहीं भी कह रहा है, देखो ये आगे वर्ड भी लिखा है, दिस टर्म हैज कैन नॉट बी डिफाइंड, इसका जो वर्ड आपका है कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम अगर बात करें इनकम टैक्स पे एक महत्वपूर्ण टर्मों में से एक है, क्योंकि इसी के आधार पर एक व्यक्ति के द्वारा जो भी पैसा वह इनकम जनरेट करता है, कमाता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है। लेकिन इस इनकम का जो टर्म है, इस टर्म का पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं बताया है। हाँ, लेकिन ये इस बात का मेंशन किया गया है, इस बात का इंडिकेट किया गया है अबाउट इंक्लूजन, मतलब इसमें जोड़ा गया है ऑफ सर्टेन आइटम, कुछ आइटम्स को जोड़े गए हैं विच आर गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर कुछ आइटम मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दिया गया है, जरूरी नहीं कि यहाँ तक ही सीमित है, इसके अलावा और भी किसी प्रकार का कोई भी इनकम व इनकम की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्या करा है, प्रॉफिट एंड गेन, किसी प्रकार का कोई आप बिजनेस करिए, बिजनेस से किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट जनरेट करिए या कोई गेन, अगर आप कोई लाभ कमाते हैं तो वो आपका इनकम की कैटेगरी में मानी जाएगी दोस्तों, ठीक है, इनकम की कैटेगरी में मानी जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें, दूसरे नंबर क्या करा है, डिविडेंड। डिविडेंड आप समझते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को अगर आप परचेज करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं तो शेयर्स के परचेज करने के एवज में उस कंपनी के द्वारा शेयर खरीदने के बदले में आपको जो भी पैसा मिलता है एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में, वो हमारा क्या कहलाता है, लाभांश। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश, डिविडेंड, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी कंपनी से अगर आप उस कंपनी के शेयर्स में, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आप खरीदते हैं तो जो उस कंपनी से आपको शेयर्स को खरीदने के एवज में बेनिफिट आपको मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है दोस्तों। जैसे सपोज करें दोस्तों, अगर आप कहीं किसी कंपनी को आपने लोन दिया है तो लोन देने के एवज में उस कंपनी से जो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा इनकम होता है, ब्याज होता है। उसी प्रकार एक कंपनी में अगर आप शेयर्स के रूप में पैसा लगाए होते हैं तो उस कंपनी से जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो हमारा कहलाता है डिविडेंड। तो हाँ, मैं एक चीज थोड़ा इसमें और बता देना चाहूँगा, डिविडेंड अभी तक क्या था, इसके पहले हमारा क्या था, वो टैक्स फ्री रखा गया था, लेकिन पिछले साल से इस डिविडेंड को, लाभांश को टैक्सेबल कर दिया गया। ध्यान रखिए, अब ये आपके इनकम में जोड़ी जाएगी, चाहे वह डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। तीसरा अगर कह रहा है दोस्तों कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव, किसी प्रकार का कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव हो, और वह रिसीव किससे हो सकता है, किसी प्रकार कोई भी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, किसी प्रकार कोई भी हॉस्पिटल से, अस्पताल से हो सकता है, या किसी प्रकार कोई मेडिकल आपका इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल आपका कोई कॉलेज हो, उससे हो सकता है, किसी प्रकार का कोई भी रिसर्च एसोसिएशन हो जहाँ पर रिसर्च संबंधी कोई भी काम किए जाते हो, या किसी प्रकार का अगर हम बात करें दोस्तों स्पोर्ट एसोसिएशन हो, खेल कूद संस्था कोई हो, या फिर किसी प्रकार का करा इलेक्टोरल ट्रस्ट, किसी प्रकार का कोई निर्वाचन आयोग, निर्वाचन ट्रस्ट होता है, उससे भी किसी प्रकार का अगर कोई पैसा मिलता है तो वह पैसा भी वह आपका रिसिप्ट माना जाएगा। वह इनकम के लिहाज में, इनकम टैक्स के इतिहास में या इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी इनकम मान लिया जाएगा, चाहे वह किसी प्रकार का किसी रिलीजियस पर्पज से क्यों ना हो, किसी प्रकार के धार्मिक उद्देश्य से ही क्यों ना पैसा हो, वह पैसा भी आपके इनकम की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। देखिए क्या करा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखिए, स्वेच्छा से, मतलब ये स्वेच्छा से अगर किसी प्रकार के यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से, रिसर्च एसोसिएशन, स्पोर्ट एसोसिएशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट, या फिर किसी रिलीजियस पर्पज से अगर आपको पैसा मिलता है वह भी इनकम की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लॉ की लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है एनी टाइप ऑफ परक्यूसिट्स, परक्यूसिट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुलाभ बोलते हैं। अभी इसका मतलब समझाते हैं। अलाउंसेस, किस प्रकार कोई पेंशन, बोनस, कमीशन, प्रोविडेंट फंड, या फिर करा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ठीक है, वेतन के स्थान पर लाभ, अगर इस तरह का कोई पैसा अगर मिलता है तो भी हमारा वह इनकम कैटेगरी में शामिल की जाएगी। दोस्तों आपको हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में ये सारी बातें आपको बताएंगे। परक्यूसिट्स क्या होता है, अलाउंसेस क्या होता है। परक्यूसिट समझ लीजिए आप, एक प्रकार से एक फैसिलिटी होती है जो एम्प्लॉयर, अब ये क्या होता है सर, आप समझ लीजिए आप जिसके यहाँ काम करते हो वो आपका एम्प्लॉयर है, आपका बॉस, और आप जहाँ काम करते हो आप क्या कहलाते हो, एम्प्लॉय लॉ की निगाह में, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एम्प्लॉयर अगर आपको किसी प्रकार कोई फैसिलिटी देता है, जैसे रहने के लिए मकान दे दिया हो, आने जाने के लिए कार या बाइक दे दिया हो,
ठीक है, तमाम प्रकार के टेलीफोन, लैपटॉप ये वगैरह वगैरह किसी प्रकार कोई फैसिलिटी आपको देता है, तो इन फैसिलिटी को हम लोग परक्विजिट्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको फैसिलिटी न देकर बल्कि सैलरी के अलावा जो भी आपको कैश फॉर्म में दे दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भत्ता या अनुलाभ बोलते हैं। पेंशन आपको मालूम होगा, रिटायरमेंट के बाद अगर आपको मिलता है मंथली बेस पर, वो हमारा पेंशन कहलाता है। हालांकि पेंशन का स्कीम बंद हो चुका है, कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, किसको मिल रहा है, इसके बदले में अब क्या होगा, ये सारी बातें आपको हम सैलरी के हेड में पढ़ाएंगे दोस्तों। बोनस, इसी प्रकार बोनस आप सब जानते हैं। कमीशन, आपका किसी प्रकार का प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, वो भी आपका इनकम में शामिल किया जाएगा। या फिर वेतन के स्थान पर लाभ, ये भी सैलरी के हेड का पार्ट है, ये भी आपका इनकम के सोर्स में माना जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। देन इसकी बात करें आप प्रॉफिट जनरेट फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस से किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट आप कमा रहे हैं तो भी वह इनकम की कैटेगरी में शामिल की जाएगी। नेक्स्ट कराएं हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, अगर आपके पास एक से अधिक किसी प्रकार का कोई घर है जिसको आपने लेट आउट कर दिया है, तो लेट आउट करने से टेनेंट से अगर किसी प्रकार कोई किराया मिलता है तो उस किराए को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड नंबर 2 में इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसका भी इनकम हमारा आपका इनकम में शामिल किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई कैपिटल गेन है एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 45 के थ्रू जो हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं कैपिटल गेन हेड नंबर 4 से, ये भी आपको इनकम की कैटेगरी में इसको ट्रीटमेंट किया गया है। किसी प्रकार का कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो अदर सोर्सेज मतलब ये जो सैलरी है, एचपी है, बिजनेस प्रोफेशन है और कैपिटल गेन है, अगर इन 4 के अलावा कोई और भी इनकम होता है तो सारे इनकम को लॉ ने एक अलग हेड बनाया है जो कि हेड नंबर 5वां है, वो अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज से भी किसी प्रकार कोई बेनिफिट होता है तो भी हमारा इनकम की कैटेगरी में शामिल की जाएगी, चाहे वो आपका पजल हो, चाहे हॉर्स रेसिंग हो, चाहे किसी प्रकार सुडोको हो, या किसी प्रकार कोई भी इंटरेस्ट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिले, बॉन्ड पे किसी प्रकार को इंटरेस्ट मिले, वो सब अदर सोर्सेज की कैटेगरी में शामिल की जाएगी। इसके अलावा लास्ट में देखो एक बात यहाँ बताया गया है, करा एनी रिसिप्ट, एनी अदर रिसिप्ट फ्रॉम द मॉनेटरी नेचर, किसी प्रकार का इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी और अगर आपको कैसा नेचर हो, मॉनेटरी नेचर का कोई आपको पैसा मिलता है, वह पैसा हमारा वह इनकम की कैटेगरी में शामिल की जाएगी दोस्तों। हाँ, लेकिन इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, किसी प्रकार का हाँ कोई म्यूचुअल कोई आपका इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी आपको पैसा अगर मिल जाए तो भी आपका वो इनकम है। ध्यान रखिए दोस्तों, पैसा किसी भी रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो लीगल हो चाहे इनलीगल हो, किसी प्रकार कोई पैसा डज नॉट मैटर। पैसा आपको चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो, चाहे इंस्टॉलमेंट पे हो, चाहे वो रिकरिंग नेचर का हो, नॉन रिकरिंग नेचर का हो, किसी प्रकार का आपको 2 महीने 3 महीने 1 साल पे मिले या रेगुलर बेसिस मिले, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, सारे इनकम को हम लोग यहाँ पर इनकम कैटेगरी में शामिल करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर एक हस्बैंड और वाइफ की थोड़ा बात करें, हस्बैंड और वाइफ, मान लीजिए हस्बैंड पति महोदय क्या करते हैं, अपनी पत्नी को अगर किसी प्रकार का कोई घर चलाने के लिए या पत्नी की निजी व्ययों के लिए, उसके पर्सनल एक्सपेंस के लिए अगर कोई पैसा देते हैं और वह पत्नी उस पैसे में से अगर कोई पैसा सेविंग कर लेती, बचा लेती है, तो ऐसे दिशा में वो जो बचा हुआ पैसा है वह इनकम नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने घर को चलाने के लिए या उसके पर्सनल एक्सपेंस के लिए किसी प्रकार का कोई अगर कैश देता है, उस पैसे में से अगर पत्नी किसी प्रकार का पैसा अगर बचा लेती है, सेविंग कर लेती है, तो वो जो आपका सेविंग हुआ पैसा बचा हुआ है वह इनकम की कैटेगरी में नहीं शामिल की जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, बात समझ में आपको आ रही है। इनकम टैक्स में इनकम के टर्म का, तो इनकम टैक्स में इतने आइटम मैंने बताया, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, उनको भी शामिल करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको इनकम का टर्म समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला जो वर्ड आपके सामने है, अगला जो वर्ड अगर हम बात करें दोस्तों, अगला जो वर्ड आपके सामने है वो क्या कर रहा है, ग्रास टोटल इनकम। क्या कर रहा है, ग्रास टोटल इनकम। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको सकल कुल आय। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सकल कुल आय, ग्रास टोटल इनकम। हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल कुल। दोस्तों तो देखिए, ग्रास टोटल इनकम आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स के लिहाज से इनकम टैक्स में इनकम के कुल मिलाकर 5 हेड बनाए गए हैं। आय के 5 शीर्षक हैं, तो उन 5 शीर्षकों को जो हम लोग टोटल कर देते हैं, 5 शीर्षकों को जब टोटल कर देते हैं वह टोटल ही हमारा कहलाता है ग्रास टोटल इनकम। क्या कहलाता है, ग्रास टोटल इनकम। जिसमें अगर हम लोग बात करें बेसिकली सबसे पहले हमारा हेड का जो पहला शुरुआत है वो क्या है, इनकम फ्रॉम
सैलरी। अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो नौकरी करने से आपके एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को जो भी पैसा मिलता है, सैलरी हो चाहे वेजेज हो चाहे रेमुनरेशन हो, मंथली हो डेली बेस पर हो, किसी प्रकार कोई पैसा हो, वो सारा ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम कहाँ किया जाएगा, उसकी टैक्सेबल हम लोग कहाँ करेंगे, गणना करेंगे इन द हेड ऑफ सैलरी। ये पहला हेड है। दूसरा हेड हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको शॉर्टकट में एचपी बोला जाता है। कि अगर आपके पास एक या एक से अधिक अगर आपके पास मकान या घर होता है तो उस मकान या घर को आप लेट आउट कर देते हैं तो किराएदार से जो भी आपको उस मकान पर किराया मिलता है उस किराए की गणना हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं। चलिए दोस्तों, ये दो हेड हो गया। तीसरा हेड करा है, अगर आपका किसी प्रकार का कोई बिजनेस है, किसी प्रकार कोई बिजनेस है, व्यापार आपका हो या किसी प्रकार का कोई आपका पेशा हो सकता है आप चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो या फिर टीचर हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल पर्सन, पेशेवर व्यक्ति। तो पेशेवर व्यक्ति का जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, पेशा। तो पेशा करने से अगर किसी प्रकार को कोई इनकम होगा तो इस हेड में हम लोग इसको टैक्सेबल करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, लॉ आपको कहीं न कहीं किसी न किसी हेड में ले जाकर आपकी इनकम को कंप्यूट करेगा, असेसमेंट करेगा। देन इसके बाद अगर आपके पास किसी प्रकार कोई प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, जमीन को खरीदना बेचना, ये सारे काम अगर आप करते हैं तो इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा दोस्तों। अब इसके बाद इन चार के अलावा एक आपका हेड लॉ ने और बना दिया है कि अगर कोई भी इनकम गलती से ध्यान रखिए, इन चार में अगर गलती से कोई आइटम, कोई इनकम छूट जाता है तो ये इनकम टैक्स ने क्या किया, एक अलग हेड बना दिया। इसका नाम कुछ भी नहीं रखा बल्कि नाम रख दिया क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी पैसा अगर आपको मिलता है, गलती से अगर चार में कोई टैक्सेबल नहीं हो पाया तो पांचवें में भैया आप छूटोगे नहीं, आपको इसमें ले जाकर वो आपको टैक्सेबल करेगा ही करेगा। तो ये आय का हमारा क्या है, हेड का अंतिम है। अब इसको भी आप जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ने के बाद ये देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये पांचों हेड का जो टोटल आएगा, यही टोटल हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। आप सिंपल एक लाइन में समझिएगा, तो ऑल हेड को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, उसका जो ऐड आएगा, जो टोटल आएगा, वही हमारा कहलाएगा शॉर्टकट में ग्रॉस टोटल इनकम। दोस्तों, क्या आपको ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब समझ में आया? आय के पांचों शीर्षकों को जोड़ने पर, आय के जितने भी शीर्षक हैं उन सभी शीर्षकों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है दोस्तों, आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो वर्ड आपके अब क्या कह रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है टोटल इनकम। क्या कह रहा है, टोटल इनकम। टोटल इनकम का, हाँ दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब टोटल इनकम के बारे में समझ लीजिए। टोटल इनकम का जो सेक्शन रखा गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन क्या रखा गया, 45 धारा 2 उपधारा 45। अब टोटल इनकम है क्या, समझिएगा, ध्यान रखिए दोस्तों। इसके पहले थोड़ा हम ऊपर के स्क्रीन में ले आते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। ये देख लीजिए, थोड़ा से पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसका हम डेफिनेशन आपको समझाते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये देखिए जो आप यहाँ पर ऐड किए थे, ये तो हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी हमारा स्पेसिफाइड डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन कहाँ से, 80C से 80U, ध्यान रखिएगा, 80C से 80U एक बहुत आपका बड़ा आपका सेक्शन है दोस्तों। इसको आपको एक चैप्टर में हम समझाएंगे आपको कि ये है क्या 80C 80U। इसमें से जब हम माइनस कर देते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें से माइनस कर देते हैं, हाँ अगर ये रहेगा आप पर लागू है तभी होगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं घटेगा, ध्यान रखिए। तो ये जो अब आपका बचा, माइनस करने के बाद जो बचा, यही हमारा कहलाएगा टोटल इनकम, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। और इसी इनकम पर हम लोग टैक्स भी लगाते हैं। ध्यान, ग्रॉस टोटल इनकम पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स जब भी लगेगा टोटल इनकम पर लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि हेड के पांचों जब इनकमों को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका टोटल क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से जो स्पेसिफाइड डिडक्शन एज पर लॉ के थ्रू आपको 80C से 80U के बीच में मिलता है, यदि है तो इसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल इनकम कहलाएगा। और इसी टोटल इनकम को हम लोग नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं और इसी इनकम पे हमारा टैक्स निकाला जाता है। और अगर ये हमारा क्या होता है, अमाउंट जो भी होता है उसको हम लोग राउंड ऑफ भी करते हैं। लीजिए दोस्तों, अब थोड़ा लॉ के
लॉ की लैंग्वेज थोड़ा इसका हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या करा है लॉ की लैंग्वेज में, करा द टोटल इनकम आफ्टर द चार्जिंग ऑफ, ध्यान के वर्ड को समझिए आप, आफ्टर द चार्जिंग ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। मैंने यही आपसे बताया था कि टोटल इनकम आफ्टर द चार्जिंग ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U फ्रॉम किससे, ग्रास टोटल इनकम, वर्ड को समझिए, ग्रास टोटल इनकम से, वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल इनकम कहलाता है दोस्तों। मीन्स ग्रास टोटल इनकम में से जब 80C से 80U का डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो जो बचता हमारा क्या कहलाता है, टोटल इनकम। और करा है इट इज आल्सो नोन एज नेट टैक्सेबल इनकम, ये एक प्रकार से नेट टैक्सेबल इनकम भी कहलाता है। और इनकम टैक्स जो आपका है कंप्यूट किया जाता है, ध्यान रखिए वर्ड को समझिए, करा इनकम टैक्स कंप्यूट ऑन दिस इनकम। ओहो, यही बात कर रहा है कि इनकम टैक्स की जो गणना की जाएगी वो इसी टोटल इनकम की बात कर रहा है। दिस इनकम नेट टैक्सेबल इनकम इज राउंड ऑफ, राउंड ऑफ इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांकित करना। राउंड ऑफ मतलब मैं आपको समझा रहा हूं आपको आगे, राउंड ऑफ आफ्टर द कैलकुलेटिंग, मतलब इसको राउंड ऑफ किया जाए कैलकुलेशन करने के बाद, इनकम टैक्स इन द मल्टीप्लाई ऑफ ₹10, 10 के रुपए में इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा एज पर सेक्शन 288E। 288A के अकॉर्डिंग आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के निकटतम गुणांक के रूप में। सपोज करिए अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका इनकम टैक्स जो आता है, सपोज करिए वो 25,484 रुपये सपोज करिए आ गया। अगर आपका टैक्स इतना देना हो, कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप यही रखिएगा। लॉ कहता है भैया इसको राउंड आप कर दीजिए, इसको राउंड आप अगर आप में करना हो तो क्या करेंगे, 25,400 इसको 80 रुपये कर दीजिए। समझ में आ रहा है, 10 रुपये के मल्टीपल में इसको राउंड आप कर दीजिए। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इसे 36,900 मैं मान लेता हूँ ये 57 रुपये आपका है, 36,957 आपका टोटल टैक्स आया। तो लॉ कहता है इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ अगर आप हम लोग करेंगे 10 के निकटतम में तो 36,960 रुपीज़, ये हमारा क्या होगा, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, राउंडेड ऑफ, पूर्णांकित करना, मतलब 10 रुपये के निकटतम में राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मतलब 5 रुपये से अगर ऊपर है तो अगले 10 रुपये कर दीजिए, और 5 रुपये से अगर छोटा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर करके उसके निकटतम मल्टीप्लाई ऑफ ₹10 के 10 रुपये के कर के आसपास कर दीजिए। दोस्तों समझ में आ रहा है मैं क्या करना आपसे। चलिए इसके बाद अगला जो टर्म आपका है इनकम टैक्स में वो है कैजुअल इनकम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है 2-3 नंबर में आ जाता है कैजुअल इनकम। आकस्मिक आय इसको हम लोग बोलते हैं, आकस्मिक नाम से करा आकस्मिक आय, मतलब क्या कह रहा है कि कैजुअल इनकम आकस्मिक आय। ठीक है दोस्तों, मतलब जो कभी कभी मिल जाए, नाम से आकस्मिक मतलब कैजुअल नेचर का हो। तो कह रहा है कैजुअल इनकम मीन्स आकस्मिक आय से एनी रिसिप्ट, किसी प्रकार का कोई भी रिसिप्ट हो, विच आर कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर। क्या कर रहा है, विच आर द कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब आकस्मिक आय से ऐसे सभी प्रकार की आय या रिसिप्ट है जो आकस्मिक रूप से प्राप्त हो और नॉन रिकरिंग नेचर का हो। और इट इज अर्न बाई एससी, कर रहा है इट इज अर्न बाई एससी, ये करदाता के द्वारा कमाया गया होता विदाउट एनी, बिना किसी प्री एक्सपेक्टेशन, ध्यान की कह रहा है बिना किसी प्रकार का कोई अनुमान लगाए, मीन्स बाई चांस, ये किसी प्रकार का बाई चांस या लकीली रूप से आपको मिल जाए, या फिर सडनली अचानक या भाग्यवश, या कह लीजिए कि जिसका स्वभाव बार बार ना हो, बाई चांस अगर आपको किसी प्रकार का कोई अगर आपको पैसा मिल जाता है वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, आकस्मिक आय कहलाता है। मतलब आकस्मिक आय वह आय होता है जो बार बार मिलने की संभावना न हो, जो बार बार मिलने की संभावना न हो, अचानक यकायक कभी अगर आपको कोई पैसा मिल जाता है जिसका किसी प्रकार का कोई प्री एक्सपेक्टेशन न किया गया हो, उसका कोई अनुमान न लगाया हो, वह पैसा हमारा क्या कहता है, आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। फिर क्या कर रहा है, इट इज द नेचर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड वाइंड फॉल। देखो दोस्तों क्या कर रहा है, वाइंड फॉल की तरह आपका होता है, ये क्या होता है, वाइंड फॉल, मतलब इसका जो नेचर होता है अनएक्सपेक्टेड होता है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कभी भी इस तरह से आपका अगर हो जाता है तो वह हमारा क्या है, आकस्मिक आय है। अब सर आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि किसको हम लोग आकस्मिक आय बोलेंगे।
तो इसमें एग्जाम्पल ग्रुप में आप समझ लीजिए, लिख लीजिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर आपने किसी प्रकार कोई लॉटरी से इनाम अगर आपने जीत लिया है, कुछ पैसा जीत लिया है, लो भैया आकस्मिक आए। क्रॉसवर्ड पजल किसी प्रकार का कोई है, आप गेम में खेल दिए तो क्रॉसवर्ड पजल्स में आपको कोई इनकम मिल गया है। लो भाई किसी प्रकार का आपका कार्ड गेम हो गया, ताश का खेल हो गया, तो इसमें भी आ गया। किसी प्रकार का कोई गैम्बलिंग हो, किसी प्रकार कोई बीटिंग हो, जुआ अथवा शर्त हो, तो अगर इससे भी किसी प्रकार का कोई अगर आपको इनकम मिल जाता है तो वो भी हमारा क्या है दोस्तों, कैजुअल नेचर का इनकम माना जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। कराए फुल अमाउंट ऑफ कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल। लो भाई लॉ कराए, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सरकार को कैसे मालूम चलता होगा कि ये कैजुअल इनकम है, हम तो बताएंगे नहीं, सरकार पता कर लेता है भाई, ठीक है। सर आपको पता कर लेगा कि आपका कैजुअल इनकम क्या है, ठीक है। उसके बहुत जासूस फैले होते हैं, वो पता कर लेगा कि आपके पास कैजुअल इनकम नहीं। तो कैजुअल इनकम है तो वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। ध्यान रखिए फुल्ली टैक्सेबल है, मीन्स आपके टोटल इनकम को टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा। अब किस हेड में जोड़ा जाएगा बात की बात है, जैसा उसका नेचर होगा। नहीं होगा तो अदर सोर्स से तो जिंदाबाद है, अदर सोर्स से वो टैक्सेबल कर देगा दोस्तों। चलिए कैजुअल इनकम करा डज नॉट इंक्लूड, इसमें हम लोग कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कैपिटल गेन नो दोस्तों, बिल्कुल हेड का चौथा हेड है। ये तो भैया आपका क्या होता है, अनुमान होता है, फिक्स होता है। तो ये कैपिटल गेन आपका क्या है, वो कैजुअल इनकम नहीं है। बिजनेस नहीं हो सकता है, बोनस, ग्रेचुटी या परक्यूसिट्स दोस्तों, ये सभी प्रकार का जो इनकम है वो हमारा कैजुअल इनकम नहीं है। कैजुअल मतलब अचानक बार बार जिसको मिलने की संभावना बार बार ना हो, संयोगवश बिना आशा से बिना उम्मीद से जिसकी बार बार मिलने की संभावना ना हो, वह हमारा कहलाता है कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। दोस्तों आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। हाँ इसके अलावा एक बातें आपको छूट रहा होगा, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये अगर हम बात करें, ये जो आपका है वो एग्रीकल्चर इनकम, एक पॉइंट आपका एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A आपका एग्रीकल्चर इनकम है दोस्तों। इस एग्रीकल्चर इनकम को दोस्तों यहाँ हम नहीं बताने वाले हैं। इस एग्रीकल्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बल्कि एक नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा एग्रीकल्चर इनकम के नाम से। तो वहाँ पे आपको हम समझाएंगे एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, पार्सली एग्रीकल्चर क्या क्या होता है, इसको हम दूसरे अध्याय में समझेंगे एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।